मैं फोटो खिंचाने नहीं आया मेरे भाई, मैं एक्शन लेने आया हूँ। इस मायने को बचाने के लिए आप लोगों को कदम उठाने होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप लोग क्या रास्ता नहीं बंद कर सकते? तो कटरा में यात्रा रोकी जाती थी, यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यात्रा की मूवमेंट क्यों नहीं बंद की गई? अगर लोग वापस ही आ रहे थे वो उनको वहां दरबार में क्यों नहीं रोका गया? क्या एक एमएलए की सैलरी देने से क्या ये जितना बड़ा नुकसान हुआ है ये एक ब्रिज नहीं बन सकता? भैया लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाले, नहीं, ये मीडिया के लोगों ने लोगों को चिन्हित किया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है। के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और आज हमारे लोगों में, चाहे गांव देखें चाहे शहर देखें, हर जगह नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना भारी है, अगर गांव में देखें तो लोगों की फसलें ख़त्म हो गई, लोगों के माल मवेशी ख़त्म हो गए, लोगों के घर ख़त्म हो गए। बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका जोड़ के इन गाँवों में लोगों ने अपने मकान बनाए थे। अगर शहर में देखें, जो डाउनटाउन एरिया है आपका, उन इलाकों के अंदर वो गरीब लोग जिन्होंने दो दो मरले के अंदर अपना मकान बनाया था, आज उनका मकान तबाह हो गया। आज गाँव और शहरों की हालत ये है कि लोगों को पीने का पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और ना दवाई खा सकते हैं क्योंकि पैसा ही उनके पास नहीं बचा। हर चीज़ इस तूफ़ान के अंदर बह गई है और ये बड़ी बदकिस्मती है। जैसे हमारे कई बुज़ुर्ग कहते हैं कि 100 साल बाद ये इतना बड़ा तूफ़ान, आंधी और तूफ़ान जम्मू कश्मीर में आया और ख़ासकर जम्मू में आया है। तो इसलिए जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की ज़रूरत है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब भी अपना टूर करके गए हैं जम्मू में, और वो क्योंकि चीफ मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंच सकते, उसके बाद उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। आज मैं कल मैं तवी ब्रिज के चौथे ब्रिज के ऊपर था, फिर बाकी सड़कों पे मैं नारायणा में उन लोगों को भी देखने गया जो माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए। तो इसलिए ये जो हालात हैं आज जम्मू कश्मीर में, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर मैं पीडब्ल्यूडी की खाली डिपार्टमेंट की ही बात करूँ तो आज हमारे बहुत सारे PMJS की सड़कें हमारी ख़त्म हो गई हैं, हमारी पीडब्ल्यूडी की रोडें ख़त्म हो गई हैं, हमारे ब्रिजेस ख़त्म हो गए, हमारे कलवर्ट, हमारे काजवेज ख़त्म हो गए। अगर मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बात करूं तो हमारी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियों में, जो इंडस्ट्री स्टेट्स हैं उनमें पानी घुस गया है, काफ़ी नुकसान हुआ है। इसलिए कोई आदमी इस तूफ़ान से बचा नहीं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो शहर का है, चाहे गाँव का है, हर आदमी को नुकसान हुआ है। और फसलें, हमारी खड़ी फसलें ख़त्म हो गई हैं। वो गरीब जो फसलों के ऊपर 6 महीने अपने निकालता था वो फसल ही ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा सुनिए तो लिहाजा ये जो बारिश हुई, जो सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ, तो इसलिए आज मैं अपनी हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 2014 में कश्मीर में जब फ्लड आया था उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार थी और जम्मू कश्मीर के अंदर PDP और BJP की सरकार थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज PDP और BJP के लोगों को दिया था, सरकार को दिया था। वो जो कश्मीर में उसमें तूफ़ान आया था, जो सैलाब आया था, अब वो जो पैसा था जो दिल्ली की सरकार ने दिया, उस समय की सरकार ने कहाँ बांटा, कहाँ नहीं बांटा, वो लोगों को पैसा मिला नहीं। आज भी आप कश्मीर में जाएं तो पैसा नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार का है, हम मोदी साहब से यही अपील करेंगे कि उस समय कश्मीर में जब सैलाब आया था तो आपने 80,000 करोड़ का आपने वहाँ पैसा दिया था, और आज हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जम्मू पहाड़ी नाले आते हैं, वहाँ झेलम है, पहाड़ी नाला नहीं, यहाँ पहाड़ी नाले आते हैं, और पहाड़ी नाले के आगे जो चीज़ आई वो सारी चीज़ें बह के चली गई हैं। इसलिए यहाँ 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा बड़े पैकेज की ज़रूरत है, और वो पैकेज इस तरीके का हो कि वो लोगों के सीधा यहाँ से मुआवजे बने और सीधा उनके खाते में आए, ताकि उसमें कोई चोर बाजारी ना हो सके। और इसलिए आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि क्योंकि जम्मू कश्मीर को हमेशा आज़ादी के बाद आज तक दिल्ली की सरकारों ने ही मदद की है, पैसा दिया है, फंडिंग किया है, तब जाके जम्मू कश्मीर इतना यहाँ के खड़ा हुआ था। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि जो पैसा 2014 में 15 में मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए दिया था, उससे दुगना पैसा जो है मुआवजे के रूप में जम्मू के सूबे के लोगों को देंगे। और जम्मू के जो भी BJP के MLA हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, आप खाली फ़ोटो मत खिंचवाइए लोगों के घरों में, आप सारे दिल्ली इकट्ठे होके जाइए,
और वहाँ जाके बात रखी है प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, उनसे अपील करिए कि आज उस जो पहले जो 2014-15 में जो आपने मुआवजा 80,000 करोड़ का दिया था, उसके दुगना मुआवजा जम्मू सूबे के दीजिए, क्योंकि जम्मू के अंदर आज जम्मू के लोगों ने बहुत भारी विश्वास करके बीजेपी के एमएलओ पे अपना विश्वास जताया हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी पड़ती है। हाँ, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला सरकार की बात है, उमर साहब पूरा खाका तैयार कर रहे हैं, पूरे मुआवजे की ऑफिसरों की ड्यूटी लगी है हर सेक्टर की, चाहे वो फार्मर्स की है या बिजनेसमैन की है या छोटे बड़े गरीब लोगों का, सारे मुआवजों का डिटेल मांग रहे हैं। वो हम अपनी सरकार की तरफ से भेजेंगे, लेकिन बीजेपी के जो एमएलए हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एलओपी साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बंदा पूछेंगे मैं जवाब दूंगा ना। तनख्वाह देने से जम्मू के मुआवजे पूरे हो जाएंगे? मैं कल कहूँगा सबको दे दो। बात ये है क्या एक एमएलए की सैलरी देने से क्या ये जितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये एक ब्रिज नहीं बन सकता भैया। सवाल वो खड़ा करिए जिसका कोई मकसद निकले। पहले सुनिए भैया, अगर आप बात वो पूछिए जिस बात का कोई तुक हो। बेतुके सवाल पूछोगे, मेरे पास जवाब ही कुछ नहीं हो, फिर मैं मुकर ही जाऊंगा। बात यहाँ है, यहाँ बात सैलरी किसी काटने की या मुलाजमों की सैलरी या एमएलए की सैलरी या काटने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़े पैकेज की जरूरत है। जहाँ तक आप बात करते हैं सरकार की, उमर अब्दुल्ला सरकार ने, उमर साहब ने परसों आके हर डीसी को 10-10 करोड़ रुपया दे दिया है कि जो इमरजेंसी बेस पे आप लोगों को मदद करिए। जो लोगों के घर में मलबे पड़े हुए हैं, जो लोगों को दवाई के लिए, रोटी के लिए पैसे चाहिए, इलाज के लिए पैसे चाहिए, उनको मदद करिए। उसके लिए 10-10 करोड़ रुपया दे दिया है। और उमर साहब ने जो लोग माता वैष्णो देवी के चरणों में मारे गए, उनको 6,000 रुपया, 6 लाख रुपया उन्होंने अपने फंड में से दिया है। 6 लाख किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। जो मर गया बेचारा, उसको 6 लाख दे के क्या करोगे? उस परिवार को क्या करोगे? यहाँ करोड़ों रुपए भी कीमत नहीं, अरबों रुपए भी एक जान की कीमत नहीं। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला सरकार का जितना फर्ज बन रहा है हम निभा रहे हैं। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आया है, मैं फोटो खिंचाने नहीं आया मेरे भाई, मैं एक्शन लेने आया हूँ। और मैं आपके सामने डिटेल में नीचे क्यों उतरा हूँ, मैं नीचे जाके देखना चाहता हूँ जमीन में फॉल्ट कहाँ पे हुआ। जैसे जो सवाल आप कर रहे हो कि फॉल्ट कहाँ पे है, अतिक्रमण भी इसके पीछे की वजह है सर, क्या देख रहे हैं? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और अतिक्रमण की वजह से इल्लीगल माइनिंग। आप बोलिए, तो मैंने कहा सुन लिया। 30 साल से इंक्रोचमेंट हो रही है। मैं आपको इसको भी ले लेता हूँ। तभी आप देखो इसी वजह से तभी बोलिए ना, आप बोलिए। मेरा सवाल है, पैकेज मिलेगा, लोकेशन होगी, बजट मिलेगा नहीं? अगर सवाल पूछिए यार। सवाल है कि कारण कौन शिनाख्त करेगा? पुल कैसे टूटा? महज 10 साल हुए और आज रातों रात क्रेट पड़ रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम हो। भैया मैं सांबे का, मैं एम्स के बाद भी देख के आया हूँ, वहाँ भी मैंने एक बात कही है। और ये बात मत सोचिए मैं यहाँ के, क्योंकि मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हूँ जम्मू कश्मीर, बट मैं इंचार्ज मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हूँ। मैं नीचे उतरा हूँ, कारण जानने के लिए उतरा हूँ। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अपनी पहचान भी खतरे में पड़ी हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अगर अपनी पहचान बचानी है तो उनको ये जवाब देना होगा कि ये दूसरी बार हुआ। पहले पीछे कठुआ में पुल बैठ गया था, आज फिर एक पुल बैठा है। बैठा क्या, बह ही गया। आप समझें, ये तो आप समझें इसको बैठ गया, समझो ख़त्म हो गया। इसलिए वहाँ एम्स में भी यही हुआ। मैंने एक एग्जांपल दी कि तवी ब्रिज जो है, आप कहीं तो आप तो बाद में पैदा हो, जो मेरी उम्र के लोग हैं, हमसे भी पहले, मेरी 57 साल उम्र है, 1976-77 में तवी ब्रिज बना है। उतना कितना फ्लड आया, उसके बावजूद तवी ब्रिज जो है नहीं हिला। इसका मतलब वो क्वालिटी थी, उसका स्ट्रक्चर अच्छा था, उसका डिज़ाइन ठीक था। आज कहीं ना कहीं एक कारण नहीं, मुझे लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अपने स्ट्रक्चर, जो इंजीनियर हैं, अपने डिज़ाइन जो लोग करते हैं, जो आर्किटेक्ट हैं इनके, उनको भी बुला के उनके चेक करने होंगे। और मुझे लगता है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरें। ये क्वालिटी हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहेगी जो हमारे लोगों का कत्ल करे या कल हमारे आबू हवा को कत्ल करे। ये क्लाउड ब्रस्ट क्यों हो रहे हैं? ये चीज़ें वही हैं जो हम आज लोग, अब जैसे आपने पूछा क्या रीज़न है, एक तो दरियाओं के किनारे जो हम इलीगल इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमें भी सोचना पड़ेगा और आपको भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें इंक्रोच नहीं करना। दूसरा, हमें जंगल बचाने होंगे, पेड़ पौधे बचाने होंगे। हम साथ होकर इलीगल माइनिंग कराते हैं।
इस माइनिंग को बचाने के लिए आप लोगों को कदम उठाने होंगे। अगर पुलिस नहीं पकड़ती, आप लोग क्या रास्ता नहीं बंद कर सकते? हम लोग, कुछ लोग खुद क्या करते हैं, अगर मुझे माइनिंग नहीं मिलती हम दूसरे की कंप्लेंट डालते हैं। ये सिस्टम बंद करना होगा ईमानदारी से। जब से मैं आया हूं मैं माइनिंग के पीछे कितना रहा, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जब तक पुलिस इसमें साथ नहीं देगी, जब तक यहाँ पे जीसी साथ नहीं देंगे, तब तक अकेला माइनिंग डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, ये आप भी समझ सकते हैं। लेकिन रोक कौन रहा है? सुनो ना भैया, रुक नहीं यार, काले क्यों पड़ गया, रोक क्या पड़ रहा है? तो इसलिए आज जम्मू कश्मीर में दो सरकारें चल रही हैं। एक है एलजी सरकार, एक है उमर अब्दुल्ला सरकार। उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। उमर अब्दुल्ला सरकार अपना फर्ज निभा रही है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके बीच में खड़ा और आपके सवालों का जवाब दे रहा है। एलजी साहब को किसने रोका इस पुल पे आने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका पिछले पुल पे जाने के लिए? एलजी साहब को किसने रोका? पूरा जम्मू खत्म हो गया, पूरा जम्मू बह गया, पूरा जम्मू के मकान खत्म हो गए। आज जम्मू ट्रैफिक ही नहीं है, लोग घरों से नहीं निकल रहे, परेशान है। तो एलजी साहब क्यों नहीं जाते? और एलजी साहब, जब ये पूरा हादसा हो रहा था, एलजी साहब पता नहीं यूपी में बैठे थे कि बिहार में बैठे थे। एलजी साहब को जवाब देना होगा। जब 22 शरण हुआ, पहलगाम हुआ, उसमें 82 दिन के बाद उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद तब भी हमने सबक नहीं लिया। फिर माता मचेल का यात्रा जो हुई पाडर में, वहां लोग मारे गए। जब हाई अलर्ट था, वो यात्रा रोकी क्यों नहीं गई भैया? यात्रा रोकनी चाहिए थी, नहीं रोकी गई, वो लोगों को मारा गया। कल आपके सामने, कल आपके सामने माता वैष्णो देवी पे लोग मारे गए। 35 लोग हमारे जो मेहमान थे, यात्री आए, वो तो मारे गए। कैसे मारे गए? चलो मचेल माता का तो श्राइन बोर्ड नहीं था, यहाँ तो श्राइन बोर्ड था। आप लोगों में से भी सबको पता, जो मैं भी बचपन में जब जाता था माता पे, जब दरबार में लोग ज्यादा होते थे, यादगारी में ज्यादा होते थे, कटरा में यात्रा रोकी जाती थी। यात्रा क्यों नहीं रोकी गई? यात्रा की मूवमेंट क्यों नहीं बंद की गई? अगर लोग वापस ही आ रहे थे, उनको वहां दरबार में क्यों नहीं रोका गया? ये सवाल खड़े किस पे होते हैं? श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब। ये जम्मू कश्मीर की सरकार के अंडर तो नहीं है ना श्राइन बोर्ड। अगर श्राइन बोर्ड एलजी साहब आपके अंडर है, आपने क्यों नहीं रोकी? अगर आप यूपी बिहार में बैठे थे तो आपने आके कम से कम अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन कर देना था, जो माता श्राइन बोर्ड का है, उससे रुकवाएं। क्यों नहीं रोकेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब को इंटरफेयर करना पड़ेगा। ये थोड़ा कि 22 शरण हो जाएगा, एलजी साहब माफी मांग लेंगे, आपका माता मचेल की यात्रा होगी तो माफी मांग लेंगे, यहाँ पे वैष्णो देवी हो जाएगी तो अफसोस करके माफी मांग लें। एलजी साहब कितनी माफियां मांगोगे? जम्मू कश्मीर को एक ही सरकार चाहिए, यहाँ दो सरकारें नहीं चाहिए। यहाँ वही सरकार चाहिए जो लोगों ने चुन के भेजी है, और वो उमर अब्दुल्ला सरकार है। और तब हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमें वो सवाल पूछने चाहिए जिससे लोगों का बेहतरी हो। हमें टीका टाकी नहीं, मैं जो एक राहत कब तक मिलेगी? मैं वही कह रहा हूँ, मैं टीका टाकी करेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हर वो बात कह रहा हूँ जिससे मेरे लोगों को फायदा होगा। और बाइस्ता तब ही होगा कि जब अब जहाँ तक फिलहाल हमारा सरकार का पहला काम था रेस्क्यू करना, रेस्क्यू हमने किया। और मैं इसके लिए आप मीडिया के लोगों को बड़ा धन्यवाद करता हूँ। लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाले, नहीं, ये मीडिया के लोगों ने लोगों को चिन्हित किया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची है, और उसके बाद जाके इन्होंने अपने फोटो खिंचवाए हैं। मैं नहीं कहता सारे अफसर ऐसे हैं, कुछ अच्छे अफसर भी हैं जिनकी हम तारीफ करते हैं, जिन्होंने इसमें काम किया है। इसलिए आपका भी बहुत बड़ा रोल है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। पहले था हमारा रेस्क्यू करना था, रेस्क्यू किया, अब रिहेबिलिटेशन की बात है। उसके लिए मैंने कहा 10 करोड़ रुपया सीएम साहब ने दिया सारे डीसी को, वो करेंगे। अब रही मुआवजे और पैकेज की बात, क्योंकि आपको पता है जम्मू कश्मीर यूटी है, ये स्टेट नहीं है। यूटी के रिसोर्सेज अपने हैं, स्टेट के अपने हैं, तभी तो हम बार बार स्टेट मांगते हैं। तो इसलिए अब दिल्ली की सरकार, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको नेशनल डिजास्टर का दर्जा देना चाहिए, और एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो जम्मू को देना चाहिए, जिससे जम्मू दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो सके और इन लोगों का भला हो सके। वो गरीब जो दिहाड़ी लगा के अपने मकान बनाए और अपनी रोजी रोटी चला रहा था। थैंक यू।